ईरान और इसराइल के बीच चल रही खुफिया जंग एक बार फिर सुर्खियों में है। दुनिया के सबसे चर्चित परमाणु ठिकानों में से एक नतांज, यहां से जुड़ी एक घटना ने इंटरनेशनल एजेंसियों को हैरान कर रखा है। ईरान ने अपने ही एक परमाणु इंजीनियर को इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का जासूस बताते हुए सूली पर लटका दिया। उस इंजीनियर का नाम है जवाद नईमी, जो ईरान के कोम शहर के रहने वाले थे। नईमी नतांज परमाणु ठिकाने पर एक विशेषज्ञ के तौर पर काम करते थे। आरोप है कि वो इसराइल को ऐसे सीक्रेट दे रहे थे जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर सकते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे बिल्कुल गुपचुप तरीके से सूली पर लटकाया गया ताकि किसी को भनक तक न लगे। दरअसल बता दें कि ईरान लगातार युद्ध के बाद से ऐसे लोगों की धरपकड़ अभियान चला रहा है जो इसराइल को या तो सूचनाएं पहुंचाते हैं या फिर कोई संवेदनशील जानकारी किसी माध्यम से दे रहे हैं। ईरान अब तक कई ऐसे लोगों को पकड़ भी चुका है और उन्हें या तो जेलों में रखा गया या फिर सूली पर टांग दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी साल 2024 में नईमी को गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने मोसाद अधिकारियों से संपर्क साधा और व्यक्तिगत और व्यावसायिक फायदे के लिए राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी गुप्त जानकारी लीक की। हालांकि परिवार ने दावा किया कि जेल में उससे जबरन ये बयान लिए गए। 18 अक्टूबर साल 2025 कोम शहर की सेंट्रल जेल यही वो जगह है जहां जवाद नईमी को मौत दी गई और 21 अक्टूबर को उसे कोम के बहश्त ए मसूमे कब्रिस्तान में चुपचाप दफना भी दिया गया। परिवार को साफ तौर पर यह बता दिया गया कि इस बारे में किसी को जानकारी न दी जाए। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले साल 2025 के अगस्त में ईरान के नामी परमाणु वैज्ञानिक रूजवादी को भी इसी तरह मोसाद को सूचना देने के आरोप में मौत दी गई थी। उससे पहले बहमन चूब यसल को भी मार दिया गया। वो संवेदनशील टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे और उस पर भी इसराइल से मीटिंग करने का आरोप लगाया। ये सभी गिरफ्तारियां एक ऐसे वक्त में हुई हैं जब अमेरिका और इसराइल दोनों ने मिलकर 22 जून साल 2025 को हालिया ईरान इसराइल युद्ध में नतांज और इस्फहान जैसे टॉप सीक्रेट परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी। इस हमले के पीछे ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की रणनीति बताई गई। लेकिन हमला जितना बड़ा था उससे भी बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर ईरान की परमाणु सुरक्षा की अंदरूनी जानकारी दुश्मनों तक पहुंची कैसे। ईरानी एजेंसियों का दावा है कि सैकड़ों मुखबिर पकड़े जा चुके हैं और कई की तलाश जारी है। ईरान की पुलिस और खुफिया विभाग मानते हैं कि देश के भीतर मोसाद का एक मजबूत नेटवर्क सक्रिय है जिसने अमेरिकी इसराइली हमलों को सटीक बनाने में अहम भूमिका निभाई। अब इस पूरी जंग का एक और डरावना पहलू सामने आया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि साल 2025 के सिर्फ पहले 9 महीनों में ही देखा जाए तो ईरान में 15,000 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी गई। यह आंकड़ा पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या यह जासूसी के खिलाफ एक बड़ा कदम है या फिर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राजनीतिक साजिशों और जबरन कबूलनामों की एक अंधी मुहिम। एक और ईरान खुद को वैश्विक दबाव के खिलाफ लड़ने वाला राष्ट्र बताता है और दूसरी ओर उसके भीतर खौफ और गद्दारी की कहानी कुछ यूं भर चुकी है कि इसराइल और अमेरिका जैसे उसके दुश्मन उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब यह भी सवाल है कि क्या इसी तरीके से आगे भी ऐसे गद्दारों को सजा मिलती रहेगी या फिर वैश्विक दबाव के कारण ईरान को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। एक और गजा में 2 साल से चल रही जंग ठीक से समाप्त भी नहीं हुई है। इजराइल और हमास एक स्थायी युद्ध विराम तक पहुंचे भी नहीं है कि संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में अपना स्थायी दूतावास खोलने के लिए जमीन खरीद ली है। जी हाँ, यूएई ने इजराइल के हर्जलिया शहर में जमीन खरीद ली है जहां स्थायी दूतावास का निर्माण होगा। ये कदम 2020 के अब्राहम समझौते के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा लाखों डॉलर का है और 4 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद पूरा हुआ। दरअसल मिडिल ईस्ट में साल 2020 के अब्राहम अकॉर्ड्स के वक्त यूएई ने इजराइल को एक राज्य के रूप में मान्यता दी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। इसके बाद से यूएई का दूतावास लीज प्रॉपर्टी पर चल रहा था।
इसके साथ ही यूएई इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया। लेकिन अब जाकर एक स्थायी दूतावास के लिए जमीन खरीदने का सौदा पूरा हो गया है कि प्रक्रिया 4 साल से चल रही थी। इजराइल की सरकारी एजेंसी इजराइल लैंड्स अथॉरिटी यानी ILA ने पुष्टि की है कि यूएई के लिए उपयुक्त साइट की तलाश प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अनुरोध पर 4 साल पहले शुरू हुई थी। हर्जलिया म्यूनिसिपैलिटी और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में ये प्रक्रिया चली, जो जटिल और लंबी रही। तेल अवीव जिला योजना समिति ने 21 अक्टूबर को ही 15 मंजिला इमारत के निर्माण को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खरीदी गई जमीन हर्जलिया पितुआह इलाके के समुद्री किनारे के व्यापारिक जिले में स्थित है, जो साबिर स्ट्रीट और हाईवे 2 के बीच में फैली हुई है। योजना के तहत 15,000 वर्ग मीटर में ये इमारत बनेगी, जिसमें दूतावास कार्यालय, स्टाफ आवास और सुरक्षा सुविधाएं शामिल होंगी। सुरक्षा कारणों से साइट को 5 मीटर ऊंची दीवारों से घेरा जाएगा। ये पहली बार है जब कोई खाड़ी देश इजराइल में अपनी कूटनीतिक सुविधा के लिए जमीन खरीद रहा है। इससे पहले यूएई का दूतावास तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज भवन में किराए पर चल रहा था, जो जुलाई 2021 में औपचारिक रूप से खुला था। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अभी इस सौदे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता करार दिया। जानकार मानते हैं कि यह दूतावास यूएई की इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। इजराइल के मुताबिक ये हर्जलिया, तेल अवीव जिले और इजराइल के लिए महत्वपूर्ण विकास है। ये वैश्विक संबंधों को गहरा करेगा। इजराइल लैंड अथॉरिटी ने प्रक्रिया को जटिल लेकिन सफल बताया। ये कदम गजा में चल रहे तनाव और हालिया सीज़फायर उल्लंघनों के बीच आया है, जिसने यूएई के फिलिस्तीनी समर्थन पर सवाल उठाए हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स के समय फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने यूएई की आलोचना की थी, इसे फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ विश्वासघात बताया। सोशल मीडिया पर तमाम जो यूजर्स हैं वो इसे फिलिस्तीन के साथ धोखा बता रहे हैं, खासकर जब गजा में हिंसा जारी है। यूएई ने गजा के लिए मानवीय सहायता भेजी है और वेस्ट बैंक विलय को रेड लाइन कहा, लेकिन यह सौदा फिलिस्तीनी समुदाय में असंतोष बढ़ा सकता है। यह कदम अब्राहम समझौते के 5वें साल में आया, जिसने यूएई इजराइल व्यापार को $3 बिलियन से ज्यादा तक बढ़ाया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक कदम बताया। जानकार मानते हैं कि यह कदम कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा, लेकिन फिलिस्तीनी असंतोष क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। गजा में हमास के साथ तगड़ा धोखा हो गया है। आखिरकार इस्राइल सीज़फायर की शर्तों से मुकरने लगा है। ये हम नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और गजा पर बारीकी से नजर रखने वाले वेस्ट एशिया एक्सपर्ट बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सीज़फायर की शर्त थी कि हमास इस्राइल के जीवित बंधकों को छोड़ेगा और इस्राइल की फौजें भी गजा से पीछे हटेंगी। शर्त के मुताबिक हमास ने सारे बंधक एक बार में छोड़ दिए हैं और इस्राइल की फौजें अब भी गजा में मौजूद हैं। न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हमले भी कर रही हैं, लोगों की जान भी जा रही है। इसके लिए इस्राइल के अपने तर्क, अपनी दलील है।